तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिवीजन सीरीज थ्रू यूपीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के लेक्चर 1 में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे स्टैटिक पोर्शन कवर मिलेंगे। टेक्नोलॉजी वाले आगे लेक्चर आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, होपफुली आपको पता हो, नहीं तो पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग दीज लेक्चर, तो एक ही बार में मैं बता देता हूँ। अगर आपको पता है तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं पता तो ध्यान से सुनो कि जब भी आप लेक्चर देखोगे क्या करोगे, कॉपी पेन लेकर बैठोगे, साथ में कॉपी में 3 कॉलम बनाओगे। 3 कॉलम में पहले में होना चाहिए सीरियल नंबर, दूसरे में आप होना चाहिए ऑप्शन जो भी आपको लगता है, और तीसरे में करेक्ट वाला ऑप्शन। अब सीरियल नंबर में 1 से लेकर 17 तक, फॉर एग्जाम्पल इस लेक्चर में 17 क्वेश्चन है तो ऐसे मार्क कर लेना। जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको पुट अप करूँ आपके सामने, आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना अटेम्प्ट देना है, ठीक है। जो भी लगता है ABCD आपको, है ना, तो मार्क करो। फॉर एग्जाम्पल आपको ए लगता है, अब एक्सप्लेनेशन देखो। अगर आपको लगता है कि हाँ आपने करेक्ट जवाब दिया तो वहां पे भी ए लिख के ऐसे टिक करो, ठीक है। अगर लगता है कि नहीं नहीं दूसरे क्वेश्चन में आपने बी लिखा था बट उसका करेक्ट जवाब सी है, तो इन दैट केस आप क्या करोगे, यहाँ पे सी लिखोगे और क्रॉस मार्क करोगे। इस तरीके से अपना स्कोर जानोगे कि आखिर 17 क्वेश्चन में आपने मान लो कि 9 अटेम्प्ट किया और 9 में से 7 आपने सही किए, तो जो 2 गलत किए तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 गलत क्यों हुए। क्या आपका अप्रोच गलत था, या फिर आपके पास नॉलेज कम था, किसके बेसिस पे वो गलत हुआ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इम्प्रूव कर पाओगे अपनी एक्यूरेसी को और अटेम्प्ट बढ़ा पाओगे एक्यूरेट वे में, ठीक है क्या। तो ये हो गया पॉइंट दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पांचवा पॉइंट है कि आपको रियल और ऑथेंटिक होना है थ्रू आउट दिस होल सीरीज, ठीक है। स्कोर तो मुझे पता है आप शेयर नहीं करोगे, अगर चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे कर सकते हो। अगर लगता है कि कमेंट बॉक्स में सब लोग देख लेंगे, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है, तो इन दैट केस आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी शो करना है सच दैट कि आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा पाओ, ठीक है। मैं सामने से आपको नहीं देख पा रहा हूँ अभी ऑनलाइन लेक्चर में कि आप क्या कितना अच्छे से पढ़ रहे हो, कितना अच्छे से नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने प्रति तो अकाउंटेबल रहो। उसके लिए जरूरी क्या है कि कम से कम आप स्कोर लिख पाओ और अपने आप को देख पाओ कि हाँ कितना स्कोर आ रहा है अभी तक आपका, ठीक है। देखो, एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप में होना जरूरी है। और क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला है कंसिस्टेंसी की। देखो, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, कल को ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे, है ना, या फिर कोई अदर काम करोगे, कुछ भी करो, उसमें एक क्रेडिट सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या है क्रेडिट सिस्टम की, हमेशा कंसिस्टेंट रहो, किसी भी काम में रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम करो, अटेंटिव रहो पूरी तरीके से, और ट्रांसपेरेंसी शो करो, ओके। ये एक फॉर्मूला बनाया क्रेडिट का, और इस क्रेडिट को आपको फॉलो करना है थ्रू आउट योर लाइफ, ना नॉट ओनली फॉर दिस सीरीज, ओके। चलो, तो ये हो गया इंस्ट्रक्शन, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस होल सीरीज। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ध्यान देना क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन पूरा दिख जाए पॉज करना है, अपना आंसर लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। अब मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, पहले क्वेश्चन तो समझ लेते हैं, है ना। तो देखो, लिस्ट 1 में एरिया है, लिस्ट 2 में परमिसिबल नॉइस लेवल है, तो कौन सा मैच करना है हमें। तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि देखो, रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल एरिया और कमर्शियल एरिया, सबसे ज्यादा नॉइज कहाँ पे होगा, इंडस्ट्रियल एरिया में होगा। तो सबसे ज्यादा वाला किधर है, 70 डेसिबल, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन 4 आ जाएगा। कॉमर्शियल की बात करें तो उससे कम कौन सा है, 65 डेसिबल, तो ये 3 हो गया। अब रेजिडेंशियल एरिया और साइलेंट जोन में बताओ कम किसका होगा, कहोगे सर साइलेंट जोन का होगा, तो इसलिए इसका 1 आ जाएगा, 50 डेसिबल। फिर बचा कौन सा, 55 डेसिबल, जो कि रेजिडेंशियल एरिया का हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट जवाब क्या हो गया, 2143, ओके। अच्छा, इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लगाया, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको आंसर तो पता चल गया अच्छे से, राइट। तो वही सारी चीजें हैं जो मैंने बताया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना है, ये जो डेसिबल है ना, ये क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर रिलेटिव लाउडनेस ऑफ द साउंड, है ना। तो क्या है, मेजरमेंट फॉर द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ साउंड, द डेसिबल स्केल इज लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक का मतलब क्या हुआ, ये लाउडनेस मान लो एल है ना, तो लॉग एल से हम क्या मेजर करते हैं, रिलेटिव लाउडनेस, ठीक है, लॉग एल से। अब यहाँ पे सॉरी लॉग आई होगा, यहाँ पे लाउडनेस एल इक्वल टू लॉग आई। आई क्या है, आई है इंटेंसिटी, किसकी इंटेंसिटी, ऑब्वियस है साउंड की, ठीक है। अब समझो इसको ध्यान से। अगर मैंने कहा कि लॉग 10, मान लो लॉग यहाँ पर है 10 के पावर 20, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, अगर बेस 10 हो तो आपको पता है 20 आती है, राइट। अब वहीं पे अगर मैंने कहा log 10 के पावर 30, तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। अच्छा, अगर ये log वॉग आपको समझ नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है, बस ऐसे समझो। ये 20 डेसिबल और 30 डेसिबल, इसमें आपको डिफरेंस कितने का दिख रहा, 10 का, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 10 का डिफरेंस नहीं, 10 टाइम्स का डिफरेंस है। कितने का, रिप्रेजेंट 10 फोल्ड इंक्रीज इन दी लाउडनेस। एकदम क्लियर हुआ क्या।
ये अगर मैं बोलूँ कि 10 डेसिबल है और ये 20 डेसिबल है, तो 20 डेसिबल वाला 10 डेसिबल से 10 ज़्यादा नहीं है, 10 गुना ज़्यादा है। होपफुली आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लॉगरिथमिक का कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डीडीटी जिसको बोलते हैं, वो क्या है? चारों ऑप्शन में से नॉन माफ कीजिएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, बायोकेमिकल पोल्यूटेंट या नॉन पोल्यूटेंट या बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। ऐसा क्यों? एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डीडीटी का शॉर्ट फॉर्म है किसका? डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन का, जो कि एक क्लियर क्रिस्टलाइन ऑर्डरलेस और टेस्टलेस केमिकल कंपाउंड है, जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्टिसाइड की तरह ड्यू टू इट्स इफेक्टिवनेस। डीडीटी को नॉन बायोडिग्रेडेबल जाना जाता है नेचर में। मतलब क्या हुआ कि ये कांट ब्रेक इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस, कॉन्सिक्वेंटली इट हैज बीन प्रोहिबिटेड फॉर यूज इन मेनी नेशन। बहुत सारे देशों में बैन है ना। ये बैन इसलिए है क्योंकि डीडीटी जो है सिमिलर एग्रोकेमिकल बीइंग सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, है ना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में इसका बहुत योगदान है। दैट्स वाई बहुत सारे कंट्रीज ने इसको बैन कर रखा है ना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। ये रहा डीडीटी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, चाहो तो आप देख सकते हो। देख ही लो, बस क्या ही करोगे, है ना। याद तो होगा नहीं, केमिस्ट्री का आप स्टूडेंट तो हो नहीं। अगर होगे भी तो इतना तो याद होगा नहीं आपको। नहीं, चैलेंज नहीं कर रहा, अगर याद है तो अच्छी बात है ना। वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू द अदर थ्री। इसको देखो, अल्बीडो इफेक्ट अल्बीडो बोलते हैं। क्या अल्बीडो क्या होता है? मान लो 100% लाइट किसी सरफेस पे पड़ी और वहां से वो रिफ्लेक्ट हो गई 90%, तो उसका 90 अल्बीडो बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? 90 अल्बीडो बोलेंगे। तो इन चारों में से किसका सबसे ज्यादा है ना? हाँ, सबसे ज्यादा पूछा है। तो सैंड डेजर्ट का तो देखो बहुत कम होता है, आई थिंक 15 से 20% होता है। ठीक है, पैडी क्रॉप्स का और कम होता है, 15% लगभग होता है। लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, इसका सबसे ज्यादा होता है, लगभग 90%। ठीक है, और प्रेरी लैंड्स का बहुत कम होता है, 10%, है ना। ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अभी डिटेल में देख लेंगे, लेकिन हमें करेक्ट चाहिए था। करेक्ट आ गया ऑप्शन सी, अल्बीडो सबसे ज्यादा किसका होता है? लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। ठीक है, हाँ। अभी डेटा देख लेते हैं कि क्या 90% होता है इसका, जिसका हमने देख लिया। 25% होता है सैंड डेजर्ट का, वहीं पे 15% होता है पैडी क्रॉप्स का, और प्रेरी लैंड्स का अगर देखा जाए तो 5 से 10% होता है, बहुत कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा विथ रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी। क्या रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जिसके एटम, है ना, जिसका न्यूक्लियस उससे डिके हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? रेडियो एक्टिव एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन बम इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं, गलत जवाब। क्यों? फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन होगा। फ्यूजन और फिजन में क्या डिफरेंस है अभी मैं समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा। देखो, नाम से ही लग रहा है, फ्यूजन का मतलब फ्यूज हो जाना, मिल जाना, है ना। तो जब दो सब्सटेंस मिल जाते हैं, नया एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। वहीं पर जब एक सब्सटेंस टूटता है तो दो सब्सटेंस बनाता है, एक्स मान लो टूटा वाई और जेड में, तो इसको क्या बोलेंगे? फिजन। और फ्यूजन क्या हुआ? जब दो मिलके एक बनेंगे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, सिंपल एग्जांपल से। तो जो हाइड्रोजन बम है उसमें क्या होता है कि एक ही एलिमेंट क्या है, ब्रेक करके दो एलिमेंट बनाता है। वहीं पे न्यूक्लियर बम की बात की जाए तो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ध्यान रहे, फ्यूजन। ठीक है, तो होपफुली दोनों आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो कौन सा गलत है, कौन सा सही? पहला सही, दूसरा गलत। आंसर हो जाएगा ओनली वन। ओके, चलो, ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया है कि अच्छा, हाँ, ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में मैंने नहीं बताया। दो टाइप का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल। ठीक है, और इंड्यूस आर्टिफिशियली और नेचुरल। कौन कौन सा एग्जाम्पल भी मैं देता हूँ। दूसरा स्टेटमेंट होपफुली आपने अच्छे से समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो उसका एग्जाम्पल है पोटेशियम 40, जो कि एक नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ पोटेशियम है ना, K40, जो डिके करता है क्या बनाने में? आर्गन 40 बाई इमिटिंग अ बीटा पार्टिकल। ये 40 क्या है? एटॉमिक मास है ना। ऐसे यूरेनियम 238 का मतलब 238 उसका एटॉमिक मास है। एक नेचुरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप है यूरेनियम का, जो डिके करता है और बनाता है लेड 206 थ्रू अ सीरीज ऑफ अल्फा एंड बीटा डिके। ठीक है, अल्फा एंड बीटा डिके होपफुली अगर आपने केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा। बीटा डिके दो टाइप का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। चलो, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं हो कोई बात नहीं, है ना, बस इतना ध्यान रहे कि कैसे वो बनता है। बीटा और अल्फा डिके से नया सब एलिमेंट बनता है।
इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो आयोडीन 131 जो है एक आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, किसका? आयोडीन का, जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय बम्बार्डिंग यूरेनियम 238 विद न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? 0 और 1। तो आयोडीन 131 प्रोड्यूस होता है और ये यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए थायराइड कैंसर को। इसी तरीके से एक और है इंड्यूस रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि है टेक्नेटियम 99, एक आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो प्रोड्यूस किया जाता है बाय बम्बार्डिंग मोलिब्डेनम 99 विथ न्यूट्रॉन्स, है ना। इस पे जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग करते हैं तो प्रोड्यूस होता है टेक्नेटियम, जो कि यूज किया जाता है मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर जैसे कि पीईटी स्कैन्स में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे है मेटल्स, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसकी प्रॉपर्टी। तो देखो सोडियम क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाओ, बाकी देखते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तो सबको पता है, जग जाहिर है मरकरी होता है। तो बी का हो गया दूसरा, बी का दूसरा देखो एक ही ऑप्शन में है, देखो आंसर आ गया, इतना आसान, कोई बात नहीं, बाकी सारा कुछ डिटेल में हम देखेंगे। जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो, तो इसलिए सी का पहला हो जाएगा, है ना। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो लेड होता है। ठीक है, और कैन बी कट इजिली विथ नाइफ, वो होता है सोडियम, मतलब इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि उसको आप नाइफ से भी कट सकते हो। हाँ, मेटल होता है लेकिन सॉफ्ट होता है ना। एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में आपने होपफुली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी जान लीजिए। तो ये आंसर आ जाएगा 4213, क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, वो तो पहले ही पता चल गया था, इसलिए एक्सप्लेनेशन में आते हैं। वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही मेन ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी में, क्या? ब्रेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंसिंग द बॉडी, बिल्कुल। एक पीछे के साइड में, आपके सर के पीछे की साइड में एक पार्ट होता है ब्रेन का जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है बैलेंसिंग फॉर बॉडी के लिए। तो दोनों सही है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट। हाँ, सेरेबरम, सेरेबेलम, माफ कीजिएगा अगर सेरेब्रम मैंने बोल दिया, वो दूसरा पार्ट है। ठीक है, सेरेबेलम जो है एक बैक ऑफ योर ब्रेन रहता है ना, वहां पे सिचुएटेड होता है, इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेटिंग बैलेंस, पोस्चर एंड वॉलंटियरी मूवमेंट। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन मोटर लर्निंग और कॉग्निटिव फंक्शन में। इन सब में रोल किसका होता है? सेरेबेलम का, ध्यान रहेगा। ठीक है, और ब्रेन स्टेम इज द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कंट्रोल करता है वाइटल फंक्शन जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर और डाइजेशन। इट ऑल्सो रेगुलेट स्लीप, एराउजल और कॉन्शियसनेस को कौन करता है? ब्रेन स्टेम, ध्यान में रहेगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा रीजन वाला बोला, इनवर्ट शुगर इज स्वीटर देन सुक्रोज। क्या? इनवर्ट शुगर जो है स्वीटर देन सुक्रोज होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? बताता हूँ। इनवर्ट शुगर इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये भी ठीक है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका ऑप्शन बी होगा। ऐसा क्यों? आप डिटेल में समझते हैं। देखो, इनवर्ट शुगर जो है वो स्वीटर देन सुक्रोज होता है, क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिक्सचर को इनवर्ट शुगर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। विच आर बोथ मोनोसेक्राइड्स, फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। क्या? फ्रक्टोज सबसे ज्यादा मीठा होता है सारे के सारे शुगर्स में। ठीक है, and it is about 1.7 times sweeter than sucrose. Glucose is also slightly sweeter than sucrose, लेकिन but not as much as fructose. Okay, रीजन जो है ट्रू है, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्टली। ऐसा क्यों? क्योंकि देर आर टू मेन रीजन वाई इनवर्ट शुगर इज स्वीटर देन सुक्रोज। पहला है फ्रक्टोज इज मोर पोटेंट स्वीटर देन सुक्रोज, और साथ में इनवर्ट शुगर इज मोर सॉल्युबल देन सुक्रोज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डिजोल्व करता है मोर इजिली इन वाटर एंड कम्स इनटू कांटेक्ट विद आवर टेस्ट बड्स मोर क्विकली, इसलिए हमें ज्यादा मीठा लगता है। कौन? अभी बताया, फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म। फायर अलार्म में कौन सा यूज होता है? तो करेक्ट जवाब है फोटो सेल। अब इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। ऐसा क्यों? देखो, जो फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर है ना, वर्क करता है बाई यूजिंग लाइट टू फाइंड फायर। ऐसा कैसे होता है समझो। मान लो कि मतलब ऐसे समझते हैं कि इनसाइड द अलार्म देयर इज अ स्पेशल रूम दैट कैन सेंस लाइट। इन दिस रूम अ स्मॉल लाइट कॉल्ड, जिसको एलईडी बोलते हैं, साइंस अ लाइट बीम इन अ स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन में हमें साइन करता है across the room. अब क्या हुआ कि अलार्म कैन टेल इफ देयर इज स्मोक अराउंड। व्हेन स्मोक गोज इनटू द रूम इट मेक्स द एलईडी लाइट चेंज डायरेक्शन। अब रूम में अगर बहुत सारा स्मोक हो गया तो ये जो एलईडी लाइट से स्ट्रेट लाइन में लाइट जा रही थी वो क्या हो जाएगा? वो बेंड हो जाएगी, है ना, इधर उधर चली जाएगी। अब इस चीज को चेंज डायरेक्शन अगर उसने चेंज किया तो उसको डिटेक्ट कर लेगा जो क्या लगा हुआ है,
फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, वो उसको डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म कर देगा, है ना। स्पेशल लाइट सेंसर, व्हेन सेंसर गेट्स लाइट ऑन इट द अलार्म स्टार्ट मेकिंग नॉइस। ठीक है, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ। दो लिस्ट फिर से, सब्सटेंस है, यूज है। पहला है ब्लू विट्रियोल। विट्रियोल अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं। दूसरी बात है इकोसिन। अब इकोसिन सबको पता है कि रेड इंक है, नहीं पता तो अभी जान लीजिए। सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल लैंड में यूज किया जाता है, 1 हो गया। बी सी का 3 और 1 कहाँ पे दिख रहा? हाँ, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा, करेक्ट जवाब हो गया, है ना। और जिंक फॉस्फेट क्या हो जाएगा फिर? जिंक फॉस्फेट हो जाएगा, ए है रोडेंटिसाइड, है ना। रोडेंटिसाइड है क्या? जिंक फॉस्फाइड। चौथा तो बचा कौन सा? दूसरा। तो ब्लू विट्रोल क्या है? एक फंगिसाइड है। ध्यान में रखना है आपको, है ना। यहाँ पे सारा लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे कि सब्सटेंस है और उसका यूज है। अभी हमने पढ़ा क्या? सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल लैंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा ही है, लेकिन हमसे पूछा गया है नॉट करेक्टली मैच। लिथियम बाइकार्बोनेट ट्रीटमेंट ऑफ रियूमेटिज्म एक टाइप की बीमारी है, बिल्कुल सही है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड होता है, ये भी जग जाहिर है। बचा कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में यूज होता है क्या? बिल्कुल नहीं। फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना, नेचुरल एक होता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग करें तो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग मतलब हम करवाएं, है ना। आर्टिफिशियल का मतलब वही है, मैन मेड। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि देखो सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना, वो यूज किया जाता है इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फोटोग्राफिक इमल्सन्स, नॉट इन आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? आर्टिफिशियल एक प्रोसेस है दैट यूजेस सनलाइट टू बर्न। वही जो नेचुरल होता है उसी को आर्टिफिशियल कर दो। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, आपको ध्यान में रखना है पूरा पूरा लिस्ट। ऐसा नहीं पहला गलत है तो उसी पे फोकस करें, नहीं, सारी चीजें देखो। र्यूमेटिज्म क्या है? एक कंडीशन है दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड पेन इन दी जॉइंट्स। लिथियम बाइकार्बोनेट is thought to work by reducing inflammation और pain। डी भी करेक्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो सबको पता ही होता है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तुलसी प्लांट जो है मेडिसिनल वैल्यू रखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग। किसकी प्रेजेंस की वजह से? इसका करेक्ट जवाब है फिनॉल्स एंड फ्लेवोनॉइड्स की वजह से, है ना। उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ऐसा क्यों? ध्यान से समझते हैं। ये कंपाउंड जो है नेचुरल कंपाउंड है दैट आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स इंक्लूडिंग तुलसी। दीज कंपाउंड्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एंटीऑक्सीडेंट, है ना। एंटीऑक्सीडेंट किससे प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को? डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। अब फ्री रेडिकल्स क्या है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है जो डैमेज करते हैं सेल्स को और लीड करते हैं कुछ डिजीजेज जैसे कि कैंसर और हार्ट डिजीज। और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिनल वैल्यू प्रॉपर्टी होती है फिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स में। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्फ्लेमेशन इज अ रूट कॉज ऑफ द मेनी डिजीज जैसे कि आर्थराइटिस, अस्थमा और कैंसर। ठीक है, तो इससे भी हमें प्रोटेक्ट करता है ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स। एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी इसमें प्रॉपर्टी होती है ना। दे कैन हेल्प टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस एंड बूस्ट द इम्यून सिस्टम। तुलसी प्लांट्स आर आल्सो गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स जैसे कि विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन सम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सोप बबल। देखो क्या होगा कि एक सोप बबल है, उस पर बहुत सारे चार्जेस आपने रख दिए। मान लो कि पॉजिटिव चार्जेस रखा, नेगेटिव कोई भी डाल सकते हो, है ना। अब पॉजिटिव चार्जेस अगर बहुत सारे हैं, अब बताओ कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये रिपेल करेंगे तो ये क्या करेगा? सरफेस टेंशन है इस पे, है ना, तो ये एक्सटेंड होगा, मतलब एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा तो ये जो रेडियस है इस पूरे बबल का, ऐसा मत देखो 2D में, इसको 3D में इमेजिन करो, पूरे सरफेस में चारों तरफ, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो उसका साइज क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा, बढ़ रहा, तो रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। एकदम क्लियर हुआ? गुड। वही सारा कुछ रीजन है, मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ये देखो डायग्राम बना के इसने दिखा दिया, बहुत अच्छी बात है, जो कि ऑलरेडी हमने समझ लिया है। इसलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, जो कि रहा एक लिक्विड रिमेन्स हॉट या फिर कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाई। देखो वहां पर ना तो कंडक्शन से, ना कन्वेक्शन से, ना रेडिएशन से, मतलब बोथ ए एंड बी हो जाएगा, है ना। किसी तरीके से लॉस नहीं होता। ऐसा क्यों? समझो ध्यान से। वो जो थर्मल फ्लास्क है, देखो मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है तो इसलिए मजाक नहीं बनाने का, हाँ ऐसे समझो। ये जो थर्मल फ्लास्क है इसमें 2 लेयर होते हैं। अभी जो बीच वाला लेयर है ना, ये वैक्यूम होता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और प्लस ये जो इनर वाली वॉल है ना, इनर वॉल का अंदर वाला और बाहर वाला दोनों सरफेस सिल्वर से, है ना, सिल्वरिंग हुई रहती है। ऐसा क्यों? कि सच दैट हीट जो है रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाए, बाहर ना जा पाए। इससे क्या हुआ कि इसने रेडिएशन से बचा लिया कि रेडिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अरे वैक्यूम है। अब हमें पता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को एक मीडियम चाहिए क्या करने के लिए? ट्रेवल करने के लिए, मतलब हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम चाहिए।
अगर वैक्यूम कर दिया तो बताओ वो हीट बाई कंडक्शन या कन्वेक्शन से जा सकता है क्या? कहोगे सर बिल्कुल नहीं जा सकता। अच्छा, अगर कंफ्यूजन हो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में, मैं समझा देता हूँ। कंडक्शन क्या है कि जब दो बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं तो उनसे जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको कंडक्शन बोलते हैं, है ना। ये तीनों के तीनों क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है ना। कंडक्शन क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में, और कन्वेक्शन क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं बट नियर बाय। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप अलाव तापते हो, है ना, ठंडी में, तो वो क्या, इसका एग्जांपल है कन्वेक्शन का है, मतलब बहुत ही पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत दूर हो, ठीक है। और वहीं पे सन से जो रेडिएशन हमारे पास आती है वो रेडिएशन का एग्जाम्पल है। अच्छा, कन्वेक्शन का दूसरा एग्जाम्पल है पानी गर्म करते हो। जो पानी गर्म करते हो तो गर्म पानी जो नीचे जो हीट आ रही है, अब हीट से जो नीचे वाला पानी है वो गर्म होकर किधर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर वाला पानी नीचे आता है, तो इधर से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको कन्वेक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो थर्मस में तीनों तीनों के तीनों है ना प्रिवेंट हो जाते हैं, इस वजह से पानी लंबे टाइम के लिए गर्म रहता है। होपफुली आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो हो गया तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रहा ये आपके सामने। A sample of any of the following substances disappear after some time when exposed to air like camphor, naphthalene या फिर dry ice। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो देखो, जग जाहिर है ये भी, इसको सब्लिमेशन कहा जाता है, जब सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में। एग्जांपल के तौर पे कैम्फर, कपूर, है ना, नेफ्थलीन, बॉल और ड्राई आइस, ये सब के सब किसके एग्जांपल है? सब्लिमेशन के। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। बोलो एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब इवेपरेशन, अब बाकी जो ऑप्शन में था तीनों वो देख लेते हैं। इवेपरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। डिफ्यूजन क्या है? पार्टिकल का मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल के तौर पे, स्मेल ऑफ परफ्यूम डिफ्यूजिंग थ्रू द एयर एंड मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल अक्रॉस द वॉल ऑफ योर इंस्टेटाइन इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। रेडिएशन की बात करें तो बता ही दिया, इमिशन या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव या पार्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पे रेडिएशन इंक्लूड सनलाइट, एक्सरेज और माइक्रोवेव्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, अरेंज करना है इन सबको, है ना। फर्स्ट सिंथेसाइज इन लैब, मतलब सबसे पहले कौन आया? तो देखो सबसे पहले कौन आया था, हाँ, केवलार जो है सबसे पहले आया था। कब? आई थिंक 65 में, ठीक है। ओके, ब्लैक होल सबसे लास्ट में आया, अभी ये इन्वेंट हुआ था 2019 में। तो पहले नंबर पे 4 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। देखो कोई से ऑप्शन में है? ओके, वेरी गुड, बी ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। और फ्लोरीन और ग्रेफिन दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रोप्स है, ठीक है। ये डेट वाइज दिया है, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है पूरा का पूरा इसका क्या स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ध्यान से देख लो। डायमंड जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होगा अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझते रहो, डायमंड का ऐसा से होता है स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट का ऐसा, फ्लोरीन कुछ ऐसा फुटबॉल जैसा दिखता है, नैनो ट्यूब्स इस तरीके का, और ग्रेफिन ऐसा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे कार्बन के एलोट्रोप्स है, ठीक है। अब केवलर क्या है? Developed by blah 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 in 65, a strong and heat resistant synthetic fiber initially used in racing tires in the early 1970s as a steel replacement. It's widely employed today in various applications, जैसे कि बाईसाइकिल के टायर बनाने में, रेसिंग सेल बनाने में, बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, एक्सेट्रा। फ्लोरीन के बारे में है, कार्बन का एलोट्रोप्स है, ठीक है। डिस्कवर किया था इन्होंने इतने डेट में, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, हाँ। चलो, अच्छा, हाँ, ये वाला पढ़ लेते हैं, अच्छा है, जरूरी है। 2019 में इंडियन साइंटिस्ट कहाँ पे? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने क्रिएट किया ब्लैक बोर्ड बाई रीअरेंजिंग गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, ग्रांटिंग इट यूनिक प्रॉपर्टी, जैसे कि लाइट को एब्जॉर्ब करना और कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्प्शन को, है ना। तो ये गुड सोर्स हो गया, मतलब एक अच्छा इन्वेंशन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। CO2 को कन्वर्ट करता है किसमें? मेथेन, यूजिंग सोलर एनर्जी। इट में ऑल्सो है पोटेंशियल एप्लीकेशन, किसमें? सी वाटर डिसैलिनाइजेशन में और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस में फॉर कार्बन कैप्चर एंड फ्यूल प्रोडक्ट्स। इतना ध्यान में रहेगा आपको, गुड, डोंट वरी। 1-2 क्वेश्चन और बचा है, ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सही जवाब है। ह्यूमन ऑर्गन सिंथेसाइज ओनली इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि दोनों करता है ना, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज करता है। सारे नहीं करता, लेकिन इसेंशियल और नॉन इसेंशियल को दोनों को करता है। इधर देखो लिस्ट है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का और इधर नॉन इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का। अभी लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। होपफुली जहां पे मैं टिक कर रहा उसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। देखो एसेशन सही है और रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन्स कैन सिंथेसाइज बोथ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है।
अब यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज विटामिन A, B1 है ना, B2 लिस्ट दिया है, एक बार आप क्या करोगे, पढ़ लोगे, ठीक है। अब इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की बात किया जाए तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो होते हैं those that can't be synthesized by the organism in sufficient quantity and must be obtained through diet. ह्यूमन को टोटल 21 अमीनो एसिड चाहिए फॉर वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन। 9 अमीनो एसिड है ना, 21 में से 9 जो है सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते ह्यूमन बॉडी के द्वारा, उनके नाम ऐसे हैं, याद तो होगा नहीं, एक बार पढ़ लेना बस। 6 अमीनो एसिड्स आर कंडीशनली इसेंशियल मीनिंग देयर सिंथेसिस कैन बी लिमिटेड अंडर स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसके नाम है ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है। 6 अमीनो एसिड आर नॉन इसेंशियली एज दे कैन बी सिंथेसाइज इन सफिशिएंट क्वांटिटी विद इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, तो बस इतना ही था इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चंस, एक एक एक्सप्लेनेशन उसका बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और साथ में मजा भी आया होगा, ठीक है। तो देखो क्या करता हूँ मैं कि लेक्चर के लास्ट में कुछ हिंदी की पंक्तियां है ना, पोएम्स या फिर कभी कोट्स, शेर व शायरी ऐसा रखता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है ना, ठीक है, बहुत ही बोरिंग टाइप की होती है ना। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री करेंगे, मानो या ना मानो, भले ही बाद में दूसरों को लगता होगा कि यार कैसी लाइफ है, लेकिन हमें खुद को बहुत ही बोरिंग लगती है। तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को, है ना, लेवल पे रखने के लिए। तो उसके लिए ही है एक छोटा सा कोशिश कि लास्ट में कुछ ऐसा दिया जाए आपसे, सो दैट आपके प्रिपरेशन की जर्नी जो है बेहतर बन पाए और आप अपने आप को मोटिवेटेड रख पाओ थ्रू आउट दिस होल जर्नी, ठीक है। तो आज के लिए अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। होपफुली आपको मजा आया होगा, है ना, और समझ में भी आया होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, है ना, और आगे बढ़ते रहिए और समझते रहिए।